हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो दोस्तों, आई होप आप लोग जो है इतने दिनों से क्लास नहीं लग पा रही है तो बहुत अच्छी तरीके से घर पर रिवीजन का टाइम मिला होगा आप लोगों को और आपने अच्छी तरीके से जो है स्टडी की होगी। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इस वजह से मैंने क्लास नहीं ली है और थोड़ा नेटवर्क इशू भी था। बट अब कोई इशू नहीं है और अब मैं क्लास ले रही हूँ रेगुलर। सो अब आप लोग प्रिपेयर हो जाइए अच्छी तरीके से एमसीक्यू सीरीज़ के लिए। ठीक है, तो आपको पता ही है कि सिलेबस हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम एमसीक्यूज़ की क्लास कर रहे हैं। आई थिंक ये एमसीक्यूज़ की हमारी 4th क्लास होगी। ठीक है, जब से मैंने शुरू किया है तब से 4th क्लास होगी ये। और बाकी जितनी भी हमारा सिलेबस वाली क्लास थी वो अलग थी। तो ये एमसीक्यू सीरीज़ जो शुरू की है ये 4th सीरीज़ चल रही है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा अकाउंट दिख रहा होगा। जो भी न्यू आए हैं स्टूडेंट्स उन लोगों के लिए बता दूं कि आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 रुपये भी पेड नहीं करना है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एनटीए के द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी मिल जाती है। ठीक है, तो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप लोग चाहे तो जितनी भी मेरी ये है पीपीटी है उसको आप उसका जो पीडीएफ है आपको वो वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो आप आराम से वेबसाइट पे जा सकते हो फिलर फॉर्म की, वहाँ जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो जो भी पीडीएफ आपको चाहिए वो आप वहाँ से डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाकर फिलर फॉर्म जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करें और वहाँ से आपको वहाँ पर फ्री नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर्स मिल जाएंगे, 100+ मॉक टेस्ट भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे फॉर अ प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पर तो मैं आपको सीरीज़ जो करवा रही हूँ उसमें प्रैक्टिस हो ही रही है। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र है? जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, दार से बिछड़ी, यारा के यार, यारों के यार। टाइम स्टार्ट हो गया है दोस्तों, तो आंसर बताइए जल्दी। बताइए बताइए जल्दी आंसर बताइए। 20 तक तो सबका आंसर आ जाना चाहिए। साथ में नोट डाउन भी करते रहना कि आपके कितने स्कोर हैं, बिकॉज लास्ट में मैं स्कोर भी पूछूंगी, आप लोगों को पता ही है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज ओवर स्टूडेंट और आंसर है फर्स्ट, जिंदगी नामा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है जिंदगी नामा। और जिंदगी नामा अगर आपको याद हो तो करम बीबी हो गया और जो सरफराज है, ये दोनों ही जो पात्र है वो जिंदगी नामा उपन्यास के हैं। और इसके जो उपन्यासकार हैं कौन है, इनकी रचना किसने की है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। कृष्णा सोबती ने इनकी रचना जो है वो 1979 में की थी। कब की थी? 1979 में। तो पता होना चाहिए कृष्ण सोबती ने 1979 में इसकी रचना की थी। और अगर हम उनकी और रचनाओं की बात करें तो जैसे उनकी और रचनाएं हैं डार से बिछड़ी, सूरजमुखी, अंधेरे के, यारों के यार, ऐसी उनकी रचनाएं हैं। ये सारी रचनाएं जो है उन्हीं की है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। बताना है उपन्यास के पात्र नहीं है, नहीं पे फोकस करना है। पहला है यहाँ पर बैनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, वीरपाल सिंह, जाह्नवी, नंददास, शिवचरण वैद। तो बताइए इसका आंसर क्या है?
7 6 5 4 3 2 1। स्टूडेंट टाइम इज़ ओवर। और आंसर है हमारा तीसरा, वीरपाल सिंह जाह्नवी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो जिनका ये आंसर है वो अपने +2 पॉइंट्स जोड़ लीजिए। ठीक है, +2 पॉइंट जोड़ लीजिए जल्दी से। क्यों है ये इसका आंसर? वीरपाल सिंह जाह्नवी, उन्होंने बोला था ना कि मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है, जो नहीं है वो बताना था। तो वीरपाल सिंह जाह्नवी पात्र जो है वो अमृतलाल नागर के उपन्यास से जो है संबंधित है। ठीक है, और मानस का जो हंस है उससे नहीं है वो, इसीलिए यहाँ पर जो है इसको हमने लिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? राग दरबारी, आधा गांव, जल टूटता हुआ, गली आगे मुड़ती है। जल्दी बताइए स्टूडेंट। नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज़ ओवर स्टूडेंट। और आंसर है हमारा फर्स्ट, राग दरबारी। अब राग दरबारी क्यों है इसका आंसर? ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन क्या किया था कि कौन से उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल कस्बा नुमा जो गांव है शिवपालगंज का, उसकी कहानी वर्णित है। तो इसमें इसका आंसर है कि राग दरबारी उपन्यास था हमारा, उसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कस्बा नुमा गाँव जो शिवपालगंज था उसकी कहानी पूरी वर्णित कर रखी थी। और ये जो कहानी है वो आपको पता होना चाहिए, प्रसिद्ध जो उपन्यासकार थे हमारे श्री लाल शुक्ल जी, उनके द्वारा रचित थी। और उन्होंने ये पूरी की पूरी जो उपन्यास था ये उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में लिखा था। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी शैली का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग उन्होंने किया था। ठीक है, और अगर हम बाकी उपन्यास की बात करें तो जैसे कि आधा गांव है, तो आधा गांव उपन्यास में उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले के जो गंगोली गांव था उसकी कहानी पूरी बता रखी थी उसमें। ठीक है, कि मान लो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि आधा गांव उपन्यास में क्या था, कौन से गांव का वर्णन था, तो पता होना चाहिए गंगोली गांव की कहानी थी, और जिसकी रचना जो है राही मासूम रजा ने की थी। ठीक है, और अगर हम गली आगे मुड़ती है उसकी बात करें तो उसमें उपन्यासकार जो थे वो शिव प्रसाद सिंह थे, उनकी कृति थी वो। और जल टूटता हुआ की बात करें तो उसमें जो है रामदर्श मिश्र जो थे उनकी रचना थी। ठीक है, तो इसका मेन जो आंसर है वो कौन है, क्योंकि जहाँ कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की बात की गई थी वो है हमारा राग दरबारी। तो राग दरबारी उपन्यास में इसकी चर्चा की गई है, इसका वर्णन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, शुकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? आपका बंटी, महाभोज, टूटा हुआ इंद्रधनुष, तिरछी बौछार। बताइए आंसर जल्दी से। टाइम हो रहा है स्टूडेंट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज़ ओवर स्टूडेंट। और आंसर है हमारा फर्स्ट, आपका बंटी। ठीक है, आपका बंटी में तो उन्होंने बोला था
शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो आपका बंटी जो है उसमें प्रस्तुत किया गया है। और अगर इसकी बात करें तो इसकी लेखिका कौन है? बहुत प्रसिद्ध महिला है और एक कहें हम उपन्यासकार भी है, बहुत बड़ी उपन्यासकार भी है, जिनका नाम है मन्नू भंडारी। सबने सुना होगा। तो मन्नू भंडारी जो है उन्होंने ही ये रचित की है आपका बंटी, ठीक है। और जैसे कि अगर हम बात करें इसमें तिरछी बौछार की, तो ये उपन्यास जो है मंजुल भगत का है। टूटा हुआ इंद्रधनुष की बात करें तो ये भी मंजुल भगत की ही कहानी है, ठीक है। तो इसका मेन आंसर क्या है? आपका बंटी, ठीक है, जो कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। आई होप आपको सारे आंसर अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि मैं साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ। तो एक क्वेश्चन से आपके कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप देख लीजिए हर एक तरीके से, हर एक, मैंने कहा ना, अगर हमारे पास 4 डायरेक्शन है तो आपको चारों डायरेक्शन से उसको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है और यहाँ से भी बन सकता है। और अगर आपने चारों डायरेक्शन कर रखी होगी तो आपको टेंशन ही रहेगी, यू आर टेंशन फ्री। तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से टेंशन फ्री रह पाओगे। और इसका मेन रीज़न क्या होगा कि आपको चारों तरीके से आंसर आता होगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखिए, अभी नहीं समझेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही टाइम है, आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी है और अपना नेट JRF क्वालिफाइड करना है। सो वी वांट JRF, हमेशा यही अपने माइंड में रखिए और करके दिखाइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद के कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र है सुबोध चंद्र और मंदारी लाल, गंगी और मीकू, करुणा और प्रकाश, श्यामा और धर्मदास। बताइए इसका आंसर क्या है? टाइम चल रहा है स्टूडेंट, जल्दी बताइए। 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम इज़ ओवर स्टूडेंट। और आंसर है हमारा फर्स्ट, सुबोध चंद्र और मदारी लाल। तो प्रेमचंद की जो कृति है, कौन सी कृति है उनकी? प्रायश्चित कहानी जो है उसके पात्र सुबोध चंद्र है और मदारी लाल है, ठीक है। और अगर इनकी प्रमुख कहानियों की चर्चा करें, और भी इनकी बहुत सारी कहानियाँ जो फेमस है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से आई थिंक +1 में या +2 में पढ़ा होगा आपने, नमक का दारोगा, ठीक है, वो भी थी प्रेमचंद की, ठीक है। फिर बूढ़ी काकी हो गया, शतरंज के खिलाड़ी हो गया, ठीक है। और पूस की रात, वो भी आपने क्लासेस में पढ़ी होगी। दो बैलों की कथा, ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। नशा, कफन, ये सारी जो रचनाएं हैं वो प्रेमचंद की है, तो आपको पता होना चाहिए, उनकी कहानी है। चलिए आगे चलते हैं। 6ठा प्रश्न है हमारा, स्कंदगुप्त नाम नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? ध्यान दीजिए प्रश्न की ओर, नहीं पूछा है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला है गुप्तकुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, दूसरा है भोगविलास के प्रति वितृष्णा, तीसरा है विमाता का षड्यंत्र, चौथा है शास्त्र धर्म का अभाव। बताइए जल्दी से आंसर। नाइन 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम इज ओवर स्टूडेंट। आंसर है फोर्थ, शास्त्र धर्म का अभाव।
तो ये इसका भाग नहीं है, इतना याद रखना आप लोग। उन्होंने कहा था करुणा में से कौन सा कारण सही नहीं है, तो ये वाला जो है सही नहीं है। शास्त्र धर्म का अभाव स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के कारणों में से सही बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना है आपको। और जबकि अगर हम बाकियों की बात करें, जैसे कि गुप्त कुल की बात करें जो अव्यवस्थित उत्तराधिकारी नियम था, या भोग विलास के प्रति जो वितृष्णा थी, या विमाता का षड्यंत्र था, उदासीन होने के कारण वो थे। ठीक है, तो पता होना चाहिए। और बाकी अगर हम इसकी रचनाकार का नाम बताएं, नाटककार का नाम बताएं, तो उनका नाम था जयशंकर प्रसाद। तो पता ही है होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है ये नाटक जो है वो रचित था स्कंदगुप्त, और उसमें जो है शास्त्र धर्म का अभाव जो है ये वाला सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न देखेंगे क्या है। तो 7वां प्रश्न है हमारा, सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? तो पहला ऑप्शन है मुरारी लाल, मनोज शंकर, तीसरा है रजनीकांत, चौथा है भगवंत सिंह। तो इनमें से क्या आंसर है, सही आंसर बताइए। 8 7 6 5 4 3 2 1। तो टाइम इज ओवर स्टूडेंट, और आंसर है मनोज शंकर। तो जिनका आंसर मनोज शंकर है +2 ऐड कर दीजिए जल्दी से, फटाफट ऐड करते रहिए। लास्ट में आप सबके स्कोर चाहिए मुझे कि कितने स्कोर आपने गेन किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न था हमारा कि सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? तो इसमें क्या है, इसका जो सही उत्तर है वो आपको पता चल गया, मनोज शंकर इसका जो है सही उत्तर है। और यहाँ पर ये जो है नाटक जो है वो किसके द्वारा जो है रचित है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा ये कृत्य जो है पूरी की पूरी रचित है, सिंदूर की होली। ठीक है, अगर थोड़ा सा आपको याद होगा इसके बारे में तो। और अगर इसके बारे में और जाने, इनके और भी बहुत सारे ऐसे समस्या भरे जो कह सकते हैं कि समस्या नाटक थे। उनमें से प्रमुख नाटकों के नाम बता सकती हूँ मैं कि राक्षस का मंदिर हो गया, सन्यासी हो गया, मुक्ति का रहस्य हो गया, रोज योग हो गया, राजयोग हो गया, आधी रात हो गया। तो ये सारे के सारे जो है वो प्रमुख समस्या नाटकों में से आ जाते हैं। ठीक है, और इस साथ में याद रखना है आप लोगों को कि ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा कृत जो है वो लिखी गई है, ये सिंदूर की होली। ठीक है, नाटक है ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर, 8वां प्रश्न देखेंगे कि क्या है। तो 8वां प्रश्न है, उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और प्रियवेशन के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है? तो किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया? लक्ष्मी नारायण मिश्र के, उपेंद्र नाथ अशक के, राजकुमार वर्मा के और विष्णु प्रभाकर के। तो सही आंसर आप बताइए। सिक्स 5 4 3 2 1। टाइम इज ओवर स्टूडेंट, और इसका आंसर है सेकंड वाला। तो सिंपल था ये तो। ठीक है कि जो जगदीश चंद्र माथुर है उन्होंने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किए थे? तो उपेंद्र नाथ अशक के, उसमें उन्होंने ये
व्यक्त किए थे। चलिए आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न देखेंगे क्या है। 9वां प्रश्न है, समांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है द्रौपदी, 8वां सर्ग, पहला राजा, एक और द्रोणाचार्य। तो कौन सा है नाटक? जल्दी बताइए, टाइम चल रहा है। सेवन, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज ओवर स्टूडेंट। और आंसर है हमारा फोर्थ, एक और द्रोणाचार्य। क्यों है यहाँ पे एक और द्रोणाचार्य? समांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक कौन सा है? एक और द्रोणाचार्य। क्यों इसमें समानार्थक क्यों लिया गया है? सम्मान, दो चीजें साथ साथ चलती है इसमें। पहले की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो इसके नाटककार कौन है वो आपको पता चलना चाहिए, है ना। तो इसके नाटककार बताएं तो एक और द्रोणाचार्य। इसके नाटककार जो है हमारे शंकर शेख थे। ठीक है, पता होना चाहिए, शंकर शेष थे। ठीक है, और उन्होंने क्या है कि दो स्टोरी एक साथ चलती है, इसलिए यहाँ पर बताया गया समानांतर कथा प्रसंग दो साथ एक साथ चलते हैं। तो एक और तो ये द्रोणाचार्य में अगर देखें तो एक और तो ये अरविंद और उसके परिवार और कॉलेज का जो प्रसंग है वो पूरा का पूरा सीन दिखाते हैं। ठीक है, और दूसरी ओर क्या होता है कि दूसरी ओर द्रोणाचार्य, एक और दूसरी ओर द्रोणाचार्य जो है उसमें उन्होंने क्या दिखाया है? परिवार दिखाया है, और महाभारत कालीन जो पात्र थे जैसे कि युधिष्ठिर हो गया, अर्जुन, भीम, एकलव्य हो गया, अश्वत्थामा हो गया, उनका प्रसंग दिखाते हैं इसमें पूरा का पूरा। तो इस तरीके से दो चीज़ें जो है एक साथ चलती है। बाकियों के बारे में बताऊं तो द्रौपदी जो है सुरेंद्र वर्मा का है। ठीक है, पहला राजा जो है वो जगदीश चंद्र माथुर का है, और 8वां सर्ग जो है वो सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। तो ये तीनों नाटक ही हैं, पता होना चाहिए आपको। और किसके द्वारा रचित है वो मैंने आपको बता दिया। अब 10वां देखिए। 10वां प्रश्न क्या है? तो 10वां प्रश्न है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के औपन्यासिक जीवन है, जीवनी है, औपन्यासिक जीवनी है? बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र, भूदेव मुखोपाध्याय। क्या आंसर है इसका? जल्दी बताइए आंसर। एट, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, शरद चंद्र। तो जिसका शरद चंद्र है +2 कर दीजिए फटाफट ऐड। ठीक है, तो इसमें क्या है, आवारा मसीहा की बात कर रहे हैं। आवारा मसीहा एक प्रसिद्ध बांग्ला, मैं कहूँगी कि बांग्ला उपन्यास है, जो शरद चंद्र की जो है औपन्यासिक जीवनी है। ठीक है, शरद चंद्र की पूरी उसमें जीवनी का जो है बताया गया है। और इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अगर कॉपी ली है। इसके लेखक जो है विष्णु प्रभाकर हैं। और इनके जो है बाकी, अगर बाकियों की, ठीक है, तो बाकी आप सिर्फ इसमें से यही कर लीजिए, क्योंकि लेखक का नाम पूछ लेते हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, और ये किसके ऊपर है? तो शरद चंद्र के ऊपर है। ये दो प्रश्न इसमें से बन जाते हैं। और इसमें से क्या प्रश्न बन सकता है? बाकी भी अगर हम कहें, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, या बाकी ये तीन हो गए, ये तीनों भी एक तरीके से बांग्ला साहित्य के ही हैं, तभी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को हो जाती है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, कि
कैसा है यहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी इसका आंसर शरद चंद्र है, मैंने आपको बता दिया कि ये एक बांग्ला उपन्यास है और इसके लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला 11वां प्रश्न है हमारा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है। ठीक है, तो अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, मधुमालती। तो आंसर बताइए जल्दी से। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज ओवर स्टूडेंट। आंसर है तीसरा, आखिरी कलाम। इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है, तो आपने बताना है आखिरी कलाम में। ठीक है, और आखिरी कलाम में जो कि किसके द्वारा रचित है, बताइए किसके द्वारा रचित है, पता है किसी को? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। वेरी जो है फेमस है ये बहुत ज़्यादा। तो मोहम्मद जायसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, उनके द्वारा ये रचित है आखिरी कलाम। ठीक है, और अगर हम बाकियों की बात करें तो सिर्फ इसी में ही जो है रामचंद्र शुक्ल ने कयामत का वर्णन किया है। और पद्मावत की बात करें तो पद्मावत में आपको लोगों को पता ही होगा, उसमें प्रेम कथा है, पूरी की पूरी प्रेम कथा का वर्णन कर रखा है पद्मावत वाला में। और अखरावट की बात करें तो अखरावट में वर्णमाला है, वर्णमाला के जो है एक अक्षर को जो है लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों पर जो है पूरी की पूरी चौपाई जो है वो लिखी गई थी। और अगर मैं मधुमालती की बात करूं, जो मंझन के द्वारा कृत है, मंझन राइटर जो है उन्होंने ये मधुमालती लिखा है और उसमें उन्होंने मधुमालती, मनोहर और प्रेम, जो प्रेमा और ताराचंद है उसकी प्रेम कथा का वर्णन पूरा पूरा कर रखा है। तो यहाँ पर कयामत का वर्णन सिर्फ आखिरी कलाम में ही हुआ है। ठीक है, तो इतना सा याद रखना आप लोग। 12वें प्रश्न में चलते हैं और फटाफट सारे क्वेश्चन भी करने हमने और टाइम भी देखना है। तो महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं है, वरन रचनात्मक जो है करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक की है ये बताना है। नंद दुलारे वाजपेयी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज ओवर स्टूडेंट। आंसर है राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और पता चल गया महादेवी के साहित्य में निष्क्रिय दया वर्ण रचनात्मक करुणा का ही वर्तमान है। ये पंक्तियां जो है किस आलोचक की है, तो उस आलोचक का नाम है राम स्वरूप चतुर्वेदी। और तो प्रसिद्ध आलोचक राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का जो विकास है आलोच्य ग्रंथ में महादेवी के साहित्य में कही निष्क्रिय दया, महादेवी का जो साहित्य था उसमें इन्होंने बताया था ये निष्क्रिय दया नहीं है वरन रचनात्मक करुणा का ही वर्तमान है, ये कहा था, ये शब्द थे उनके। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जो है उन्होंने ये कहा है, तो याद कर लीजिए इसको साथ साथ। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 13वां।
13वां प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देंगे जरा, नहीं बोला है तो ध्यान देंगे। इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइट्स थे। इंग्लैंड में नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। टाइम हो गया 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज़ ओवर स्टूडेंट और आंसर है हमारा थर्ड। अब क्यों है ये भी मैं बता देती हूँ। ये वाला गलत है। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल भाषाओं की जानकारी दी जाती थी। ठीक है, और वहाँ के कॉलेज के जो प्राचार्य थे वो जॉन गिलक्राइट्स ही थे। और साथ ही साथ वो इंग्लैंड में नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी थी वहाँ पर, और उसकी स्थापना जो है 1800 ईस्वी में भी हुई थी। तो ये तीनों बातें तो सही लिखी, लेकिन ये वाली बात उन्होंने गलत लिख दी, जबकि भाषाओं की जानकारी भी दी जाती थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 14 प्रश्न देखेंगे। 14वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है च, ट, त, ट, ज। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड है सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। और चौथा है पहला, चौथा। बताइए। तालव्य वर्ण पता होना चाहिए, ये तो मैंने करवाया है आपको। ये काफ़ी इजी है, इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर है फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट कौन सा है? च, और फोर्थ कौन सा है हमारा? ज। तो च और ज दोनों में आपके तालु, आपकी जो जीभ है, नीचे देखिए जीभ के पास हमारा तालु होता है, तो तालु जो तालव्य है उस पर टच हो रहा है। च, च में देखिए आपकी जीभ कहाँ जा रही? च। ठीक है, च और ज, ज। तो देखिए आपकी तालव्य में टच हो रहा है, तो उन्होंने बोला तालव्य वर्ण बताना था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न देखेंगे। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? देखिए ये वाला प्रश्न रिपीट आ चुका है। अहिंसा, अलग मतदाता सूची, करुणा, लोकतंत्र। ये वाला पहले भी रिपीटिशन में आया है, इसलिए ये मैं नहीं बताऊंगी, पहले एमसीक्यूज में हमने किया है ये, इसलिए बोलती हूँ कि ढंग से किया करो एमसीक्यूज, क्योंकि आ जाते प्रश्न। इनका आंसर तो जल्दी देना चाहिए था आपको। तो इसका आंसर है दोस्तों सेकंड, अलग मतदाता सूची। तो अलग मतदाता सूची को लेकर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर है उनके बीच में मतभेद था। दोनों अलग अलग सोचते थे इस वजह से। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर, 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न देखेंगे। अब ध्यान से, यहाँ से देखिए इम्पोर्टेंट शुरू हो गया है और ज़्यादा। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए। पहला सुझाव था हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है और यही सारे भारत का एक माध्यम हो। दूसरा है 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। तीसरा है भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। चौथा है उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषा का व्यवहार होना चाहिए। तो बताना है उत्तर, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, तीसरा, चौथा। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर बताइए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका सही आंसर है सेकंड। तो जिसका सही है वो +2 कर लीजिए
और जिसका सही नहीं है वो -2। तो यही सारे भारत आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव जो दिए गए थे, तो उन सुझावों में से ये सुझाव की जो बात कर रहे हैं हम लोग, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। तो ये सुझाव भी जो है दिए गए थे। तो राजभाषा आयोग की बात करेंगे, इसमें राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार दिए गए सुझावों में था हिंदी जो है वो बोली और समझी जाने वाली भाषा है और यही सारे भाषा का एक माध्यम हो। दूसरा, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। तीसरा है, उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, शामिल है। ठीक है, और जबकि ये जो बता रखा है भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं, ये इसमें गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रश्न शायद गलत हो गया है। असंगत पूछना चाहिए था कि इसमें से असंगत कौन सा है। तो इसका असंगत जो है कि भारत सरकार को अधिक से अधिक जो है अंग्रेजी में किए जाने चाहिए प्रकाशन, ये वाला असंगत लग रहा है मुझे। तो अगर शायद इस पर इन्होंने क्वेश्चन में ही या तो मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन में ही यहाँ पर आना था असंगत कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर अगर बोलते असंगत कौन सा है तो असंगत में आ जाता है ये वाला, क्योंकि ये ही गलत है, बाकी सारे तो ठीक है। ये गलत है, ये असंगत है, बाकी ये तीनों तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तीनों का जो है बात वहाँ पर कर रखी थी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, मैं भी इसमें आंसर देख रही हूँ, पागल ही हूँ, यहाँ पर आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो असंगत नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है, प्रश्न गलत नहीं है। तो राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव जो है वो दिए गए हैं। तो नीचे आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसमें से आंसर है पहला, दूसरा और चौथा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी चलिए आगे चलते हैं। 17 प्रश्न को देखो क्या लिखा है इसमें। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर हैं, तो क्या है मुख्य स्वर? पहला है प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामायिक समस्याओं का प्रकाशन, दूसरा है प्रसाद की राष्ट्रीय संस्कृति चेतना का विकास, तीसरा है राम लीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, चौथा है मध्यवर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है पहला, दूसरा, दूसरा है यहाँ पर दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा या पहला, चौथा। एट, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो टाइम इज ओवर स्टूडेंट, और आंसर है इसका थर्ड। ठीक है, तो इसका सी आंसर है। जिसका सी आंसर है तो +2 ऐड कर दीजिए। रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना। 18वां प्रश्न देखेंगे। 18वां प्रश्न क्या है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बात सही है? बताना है सही कौन सी बात है। वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इनमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था। उनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। वेरी इजी। तो नीचे है पहला, दूसरा, चौथा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, या पहला, तीसरा, चौथा सही है। इसका आंसर तो साफ पता चल रहा है। तो इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट वाला, पहला, दूसरा और चौथा। तो मतलब पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और चौथा भी करेक्ट है, बस एक ये वाला गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
तो 19वां प्रश्न देखेंगे। 19वां प्रश्न है, पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो जातीय संस्कृति की टकराहट, मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति की तलाश, परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन, मनुष्य के संपूर्ण और श्लिष्ट रूप की खोज। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला और चौथा सही है, पहला और तीसरा सही है, या पहला दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है? बताइए। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम ओवर स्टूडेंट। और आंसर है फर्स्ट, मतलब 1 और 4। फर्स्ट और फोर्थ सही है, मतलब दो जातीय संस्कृति की टकराहट, और चौथा है मनुष्य के संपूर्ण और श्लिष्ट रूप की खोज। ठीक है, यहाँ पे श्लिष्ट की स्पेलिंग गलत है। चलिए 20वें प्रश्न की ओर। तो 20वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 20वां प्रश्न है हमारा, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां हैं। कौन सी कहानियां हैं? मुर्दों का गांव, ठुमरी, करम नाशा की हार, आदिम रात्रि की महक। नीचे दी गए विकल्पों में से सही बताना है। तो पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, या तीसरा चौथा सही है? बताइए आंसर क्या है। नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज ओवर स्टूडेंट। और आंसर है हमारा थर्ड, सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड है ठुमरी और फोर्थ है हमारा आदिम रात्रि की महक। दोनों के दोनों ही आपको पता होगा फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है, ठुमरी और आदिम रात्रि की महक। जबकि अगर देखो साफ, इसमें तो सीधा साफ ही पता चल रहा था कि करम नाशा की जो हार था वो तो पता ही है कि शिव प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है। और जो हमारे पास ये है मुर्दों का गांव, ये धर्मवीर भारती की जो है कहानी संग्रह है। तो पता होना चाहिए ये आपको। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तीसरा। 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न है, यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र कौन है? हरगोबिंद, बब्बर अली खां, चौधरी पीर बख्श, शेख जुम्मन। तो पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, या पहला चौथा सही है? बताइए आंसर। टाइम हो रहा है, जल्दी बताइए। यशपाल की पर्दा कहानी का पात्र। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आंसर है हमारा सेकंड। तो सेकंड क्या है हमारा आंसर? सेकंड और थर्ड। देख रहे हैं आप? तो सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, मतलब बब्बर अली खां और चौधरी पीर बख्श। तो चौधरी पीर बख्श और बब्बर अली खां ये दोनों ही यशपाल की जो पर्दा कहानी है उसके पात्र हैं। और अगर हम बाकियों की बात करें, हरगोबिंद की बात करें, तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी थी, उसके पात्र थे, जो उनकी कहानी थी सबदैया, ठीक है, उसके पात्र थे। और अगर मैं इसकी बात करूं जो शेख जुम्मन की, तो शेख जुम्मन जो है प्रेमचंद की कहानी थी, और उन्होंने इसमें जो मेन पात्र थे वो, उस कहानी का नाम था पंचमरमेश्वर जो था, और उसमें जो है ये पात्र थे। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट सेकंड और थर्ड वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो 22वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से T.S. इलियट की पुस्तकें हैं? साइंस एंड पोइट्री, द सेकंड वुड,
द मेकिंग ऑफ लिटरेचर, द वेस्टलैंड। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट फोर्थ, सेकेंड फोर्थ, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, बताइए। ये तो इजी है। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। सेकेंड है इसका आंसर। सेकेंड आंसर क्या है देख लीजिए, सेकेंड और फोर्थ सही है। द सेकेंड वुड हो गया और द वेस्टलैंड हो गया, ये दोनों के दोनों ही टी.एस. इलियट के द्वारा रचित है। अगर हम साइंस एंड पोइट्री की बात करें तो साइंस एंड पोइट्री जो है हमारे पास रिचर्ड के द्वारा थी, रिचर्ड्स के द्वारा जो है रचित थी। और अगर हम द मेकिंग ऑफ लिटरेचर की बात करें तो द मेकिंग ऑफ लिटरेचर जो है वो जेम्स के द्वारा, ठीक है, जेम्स आर ए, याद रखना जेम्स आर ए का ग्रंथ था, ठीक है, तो उसके द्वारा, उनके द्वारा रचित है। तो यहाँ पर मेन आंसर जो है इसका सेकेंड और फोर्थ आ जाएगा, मतलब द सेकेंड वुड और द वेस्टलैंड जो कि टी.एस. इलियट के द्वारा रचित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है हमारा, आचार्य शिवेंद्र के ग्रंथों का नाम है व्यक्ति विवेक, दर्श कुमार चरित्र, कवि कंठाभरण, सविवृत तिलक। तो नीचे दिए गए विकल्प में से सही बताना है। तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला चौथा, तीसरा चौथा। इस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर टाइम काफ़ी लग जाता है, इसलिए फटाफट पढ़कर उसको समझ लेना चाहिए। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज ओवर स्टूडेंट, और आंसर है हमारे पास फोर्थ। फोर्थ आंसर इसका, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही है, कवि कंठाभरण और सविवृत तिलक, ठीक है, ये दोनों ही शिवेंद्र के द्वारा रचित है। और अगर मैं शिवेंद्र के औचित्य विचार जो है शिवेंद्र की और ज़्यादा ग्रंथों के नाम बताऊं तो औचित्य विचार चर्चा हो गया, रामायण मंजरी हो गया, भारत मंजरी हो गया, दशावतार रचित चरित्र जो है वो भी इनका ही ग्रंथ है। तो ये सारे के सारे जो ग्रंथ है ये शिवेंद्र के द्वारा रचित है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाकी रचनाएं भी। 24वां प्रश्न देखेंगे तो 24वां प्रश्न है, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। दूसरा, मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता रहता है। तो नीचे दिए गए विकल्प बताने, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, दूसरा चौथा। 9, 8। तो इसका आंसर सीधा बता देती हूँ मैं, इसका आंसर है फर्स्ट वाला, ठीक है, तो याद रहना चाहिए आपको, फर्स्ट वाला इसका आंसर है, मतलब पहला दूसरा। तो मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी और मानव समाज के इतिहास वर्ष संघर्षों का इतिहास था। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न देखेंगे क्या है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचना है। तो आधुनिक काल की रचना बतानी है, उद्धव शतक, सुदामा चरित्र, भ्रमर दूत, रास पंचाध्याय। निम्नलिखित में से विकल्पों का सही उत्तर दीजिए, पहला तीसरा, पहला दूसरा, दूसरा चौथा, चौथा तीसरा।
तो इसका करेक्ट आंसर है 20 पे दे दीजिए, दिया करो आंसर। पहला इसका आंसर है उद्धव शतक। ठीक है, पहला और तीसरा इसका आंसर है उद्धव शतक और भ्रमरदूत। ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है, आधुनिक काल की रचनाएं हैं ये। ठीक है, और उद्धव शतक की बात करूँ तो 1929 में ये रचित थी। और जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो ब्रज भाषा में लिखित हुआ ये प्रमुख ग्रंथ भी था। किसके द्वारा रचित था ये? जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब्रज भाषा में लिखा गया था ये। नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, भ्रमरदूत की बात करूं तो भ्रमरदूत द्विवेदी युगीन था। रचनाकार इसके साहित्य नारायण थे, कवि रतन का काव्य है। ठीक है, और सुदामा चरित्र की बात करूं तो ये नरोत्तम दास का काव्य था, जो कि भक्तिकालीन रचना है। और इसमें अगर रास्य पंचेधाई की बात करूं तो ये अष्टछाप कवि जो नंददास थे उनकी रचना थी। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया। तो ये आधुनिक सुदामा चरित्र और रास पंचेध्याय तो आधुनिक काल की रचनाएं जो है उसमें आती ही नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है ना। तो सुदामा से और रास पंचेध्याय से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अगर इसमें एलिमिनेशन मेथड भी अपनाते तो भी आपका आंसर इसमें निकल जाता है आराम से। 26वां प्रश्न देखेंगे। 26वां प्रश्न है हमारा, द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है श्रृंगार प्रियता, इतिवृत्तमकता, लक्षणीयता, प्रबंधात्मकता। तो पहला तीसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या दूसरा चौथा? बीस पे मैं आंसर बता दूंगी। टाइम ओवर स्टूडेंट, और आंसर है आपका चौथा। तो इसका आंसर चौथा है। देख लीजिए क्या है इसका आंसर, सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड फोर्थ क्या है? इतिवृत्तात्मक और प्रबंधात्मक। क्यों है ये पता होना चाहिए। देखिए नोट डाउन कर लीजिए, इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता ये दोनों विशेषता जो है वो द्विवेदी युगीन की है। ये दोनों किसकी है? द्विवेदी की, द्विवेदी युगीन की है। ठीक है, द्विवेदी युगीन जो कविता है उनकी विशेषता होती है ये। ठीक है, अगर मैं श्रृंगार की बात करूं, श्रृंगार का कहीं भी आ जाएगा, आप लोगों को याद रखना है श्रृंगार प्रियता जो है वो हमेशा रीतिकाल की विशेषता होती है। किसकी? रीतिकाल की। ठीक है, और लाक्षणिकता की बात करूं तो ये छायावादी, क्योंकि ये तो अब आया है ना, तो ये तो बाद में आया था, तो ये छायावाद की है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। द्विवेदी युगीन कविता, रीतिकाल और ये, तो इसका मेन आंसर क्या है? द्विवेदी युगीन। तो ये दो आएंगे, दूसरा और चौथा इसका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न हमारा क्या है? 27वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद की नहीं है? झरना, पथिक, मिलन और रशिम। नीचे दिए गए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा। अगर इनका सन याद होगा आपको तो आराम से कर लोगे। टाइम ओवर होने वाला है। चलिए आंसर है इसका तीसरा। आंसर क्या है इसका? तीसरा आंसर है, मतलब दूसरा और तीसरा। पथिक हो गया और साथ ही साथ मिलन। तो पथिक और मिलन दोनों के दोनों जो रचनाएं हैं वो छायावादी नहीं है। झरना छायावादी है और रशिम जो है वो छायावादी है। ठीक है, तो इसका आंसर है दूसरा और तीसरा। मिलन की अगर बात करूं तो इसका टाइम पीरियड था 1917 में। ठीक है, पथिक की बात करूं तो 1920 था इसका टाइम पीरियड। अगर मैं और ये दोनों ही द्विवेदी युगीन कवि राम नरेश त्रिपाठी की कृतियां हैं। ठीक है, अगर मैं झरना की बात करूं तो झरना का टाइम पीरियड था 1918। ठीक है, और रशिम की बात करूं तो इसका था 1932। तो ये इसका टाइम पीरियड था। ये छायावादी रचनाएं थी। ठीक है,
और झरना, और पता चल गया आपको, झरना और रशिम जो है, झरना जो है वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है और रशिम जो है वो महादेवी वर्मा ने लिखी है, और दोनों ही छायावादी कवि हैं। तो गिनती के तो छायावादी कवि हैं, तो वो याद होने चाहिए आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 28वां। 28वां प्रश्न है हमारा, सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। आवारा, मसीहा, महाभोग, तमस, झूठा सच। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, तीसरा चौथा। बताइए आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चौथा, मतलब तीसरा चौथा। तीसरा क्या था? तमस, और चौथा क्या था? झूठा सच। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास तमस और झूठा सच है। फिर 29 वाला प्रश्न है हमारा, 29वां प्रश्न है हमारा, तमस उपन्यास के पात्र है कनक, रिचर्ड, लीजा, सैल्मा। नीचे दिए गए विकल्प बताने, पहला दूसरा, दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा, पहला चौथा। वेरी इजी। टाइम ओवर स्टूडेंट, और आंसर है तीसरा। तो आंसर इसका तीसरा है, दूसरा और तीसरा। तो मतलब रिचर्ड और लीजा, ये दोनों इसका आंसर होगा। रिचर्ड और लीजा जो है वो तमस उपन्यास के पात्र हैं, ठीक है। जबकि सेल्मा की बात करूँ तो सेल्मा अपने अपने अजनबी जो उपन्यास था हमारा उसकी पात्र थी, और कनक की बात करूं तो कनक तो हमारी झूठा सच जो उपन्यास है उसकी पात्र है, ठीक है। तो पता होना चाहिए। और अपने अपने अजनबी जो है वो अगे का उपन्यास है, और झूठा सच जो है वो यशपाल का उपन्यास है। और ये वाला तो आपको पता चल ही गया, तमस वाला, ठीक है। अंतिम हमारा प्रश्न है यहाँ पर, मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। महाभोग, आपका बंटी, शैलूष, बसंती। तो नीचे दिए गए विकल्पों का सही चयन करना है, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, या पहला दूसरा। ये तो आराम से हो जाएगा। ज़्यादातर पता ही है मन्नू भंडारी के तो सबको उपन्यास। नहीं बोला उन्होंने, जो उनसे नहीं है वो बता दीजिए। टाइम ओवर स्टूडेंट। आंसर है तीसरा। तो आंसर है तीसरा चौथा। ये जो है मन्नू भंडारी के जो है उपन्यास नहीं है, ठीक है। महाभोज है उनका उपन्यास, और आपका बंटी उनका उपन्यास है, और ये दोनों नहीं है। और ये किसका है? तो श्लेष की अगर मैं बात करूँ तो श्लेष जो है हमारा शिव प्रसाद का है। किसका? शिव प्रसाद का उपन्यास है, शिव प्रसाद सिंह का। और बसंती की बात करूँ तो बसंती जो है हमारा भीष्म साहनी का है, भीष्म साहनी, ठीक है। तो पता होना चाहिए आप लोगों को। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपने 30 प्रश्न कर दिए हैं। और व्हाट इज़ योर स्कोर? अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मुझे, और देखिए खुद को एनालाइज कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही है और कितने गलत हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है और आपको कितनी मेहनत करनी है और कितने स्कोर आपको और चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्योति मैम आपको बार बार मिलती रहे ठीक है। तो चलिए चलते हैं, और आप चाहे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को, ये आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे भी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी www.ugcnet.com, ये हमारी वेबसाइट है,
ठीक है। और आप जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, फर्स्ट की और सेकंड की भी। तो फर्स्ट पेपर भी यहीं पे मिल जाएगा, साथ ही साथ सेकंड जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस होता है, तो मैं हिंदी पढ़ाती हूँ तो यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा। तो आई होप अब आप अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।